सर, आपने तहरीक इंसाफ को कंफ्यूज पार्टी कहा है और आप समेत नेशनल डायलॉग कमेटी के दीगर रहनुमाओं ने पीटीआई वोटर्स को ज़ेर अताब कहा है। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, पीटीआई मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज़ाहिर है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो मुल्क में सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल शख्सियत हैं। इसके बावजूद पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कुछ भी डिलीवर करने से कासिर है, बेकार है। ना वो फैसले कर पाते हैं, ना वो इमरान खान को छुड़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना जदोजहद है, ना कोई बातचीत का आगाज़ है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम की बौछार है। पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, और ना मुझे लगता है किसी की अब ख्वाहिश रही है कि इमरान खान बाहर आए। तो कंफ्यूज तो मैंने इस सूरत में कहा था कि ये लीडरशिप ही कंफ्यूज है। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है। मोस्ट ऑफ द लीडरशिप जो है वो सियासत से बावैरा है, उसे पता ही नहीं है कि सियासत होती क्या है, और इस मुश्किल हालात में वो पीटीआई जैसी जमात को संभालने आए हैं। तो वो उनके लिए मैंने कंफ्यूज कहा था। और वो लोग जो मज़े कर रहे हैं और जो कमेटियों में बैठे हुए हैं, असेंबलियों में मज़े कर रहे हैं, सारा कुछ हंकी डोरी चल रहा है, वो ज़ाहिर है कन्फ्यूजन तो उनके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। शायद कोई बहुत बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, लेकिन बहरहाल हमने एक साथ काम किया है ज़िंदगी पर, हमने देखा है एक दूसरे को। तो मुझे ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि वो लोग बिल्कुल एक बेहसी का शिकार हो गए। यानी वो ठीक है, खान साहब अंदर हैं, मुशर्रफ भी अंदर है, तो हो, हमें क्या, हमारी तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चल रही हैं, मौज मेला लगा हुआ है, क्या करना है। सर, आपने बात की कि किसी की ख्वाहिश भी नहीं है, और फिर आपने कहा बेहिसी भी। आप इस लिस्ट में अलीमा बीबी को भी शामिल करते हैं, जो हर दफ़ा पार्टी की आदत पर एक तरह से प्रेशर डालती हैं कि अडयाला के बाहर आएँ, खान साहब के लिए कोई रिहाई तहरीक चलाएं, एटलीस्ट लोगों को जमा करती हैं। डू यू थिंक कि वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं? देखिए, अलीमा इमरान खान की बहन है, वो पीटीआई की लीडर नहीं है। वो इमरान खान की बहन है, और बहन होने के नाते वो अपने भाई की रिहाई के लिए या उनसे मुलाकात के लिए जो कोशिशें कर रही हैं वो काबिल सताइश है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जहाँ पार्टी की कमान संभालने की कोशिश करती हैं, जहाँ पे वो ये कोशिश करती हैं कि पार्टी उनके ऑर्डर्स पे चले, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पार्टी मानती नहीं है उनको कि वो लीडर हैं पार्टी की। बहरहाल अलीमा राइट नाउ, अलीमा खान इज़ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस विद पीटीआई। उनके अलावा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, चाहे वो 10 लोगों के साथ अडियाला के बाहर बैठे हैं या 20 के साथ बैठे हैं, या वो कुरान खानी करें या जो कुछ भी करें, इनके अलावा तो पीटीआई में कुछ कर नहीं रहा। इसलिए वो उनको शायद लग रहा है कि वो पार्टी की क़यादत भी संभाल लेंगी। मेरा ख्याल है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अच्छा, तो सर आपने कहा कि वो उनको ऐसा लगता है कि पार्टी उनके इंस्ट्रक्शंस पर चले। अगर पीटीआई के अंदर देखा जाए, क्योंकि आप इस पार्टी का है, तो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह को कहता है, सलीमुल्लाह एक्स को कहता है, एक्स वाई को कहता है, तो कोई भी कोई तहरीक चला नहीं पा रहा। उस दौरान तो फिर बहन को ही कमान संभालनी पड़ेगी। नहीं, अच्छा है। देखिए, पीटीआई जो है ना, ये कभी भी ख़ानदानी पार्टी नहीं थी। कभी इमरान खान की जो अब तो उनकी तीसरी शादी है, उनकी पहली 2 बेगमात भी कभी पार्टी पॉलिटिक्स में कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने नहीं देखा सामने आते हुए। कभी उनके बेटों को नहीं देखा, कभी उनकी बहनों को नहीं देखा, अलीमा खान को नहीं देखा। पूरा पीटीआई का दौर आके गुजर गया, हमने नहीं देखा अलीमा खान को एक्टिव होते हुए। सो पीटीआई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थी और है, होना भी चाहिए। सो कोई ख़ानदानी इजारादारी नहीं इसमें चलेगी। इमरान खान के बाद उनकी बहन आ जाएं, उसके बाद उनके बेटे आ जाएं, ये तो नहीं हो पाएगा, और ना ये इमरान खान खुद होने देंगे। सो लिहाजा पार्टी का जो हायरार्की है, जो इमरान खान ने सेट की है या पार्टी ने सेट की है, उसकी अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को मान लें और उसी पे चलें, तो मेरा ख्याल है कि जो आज जितना नुकसान पीटीआई को हो रहा है, इससे बहुत कम नुकसान होगा फिर भी, बिकॉज मैं समझते नहीं हूँ कि वो लोग कैपेबल हैं पार्टी को रन करने के, बट इससे बहुत कम नुकसान होगा अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे। सर, फिर ये कंफ्यूजन दूर कौन करेगा? क्योंकि जो क़यादत है वो कहते हैं कि हम पे एहतजाज का दबाव है, अदालतों से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। आप जैसे जो अच्छे लोग थे, आप हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं या पार्टी उनको ओन नहीं कर रही। कंफ्यूजन फिर ख़त्म कैसे होगी? कंफ्यूजन जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, ये कंफ्यूजन ही रहेगी, और ये कंफ्यूजन ख़त्म ही जब होगी जब खान साहब बाहर आएंगे। मेरा इनसे कहना ये था कि खान साहब बाहर आएंगे डायलॉग के ज़रिए, कोई रेवोल्यूशन अराउंड द कॉर्नर मुझे नज़र नहीं आता। ये लोग जाके खान साहब को ये बात बताते हैं, नहीं बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खान साहब अगर जब भी खान साहब की रिहाई मुमकिन हुई, तो मुझे लगता है कि वो एक जामे डायलॉग के ज़रिए जो कि बैठ के बात की जाए, जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे, हुकूमत वक्त से बैठ के बात की जाए, तो उसके बाद ही कोई रास्ता निकल सकेगा।
उसके अलावा तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ना मुझे कोई रेवोल्यूशन नज़र आ रहा है, ना उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो इस तैयारी में इसकी कोई तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी कोई रेवोल्यूशन वो ला रहे हैं या कोई बड़ी आवाम इकट्ठा करेंगे या कोई प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट पे। तो मज़े में है सारा कुछ। सर, आज आपने कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि सूबाई हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पा रही, आवाम के ऊपर ऑलरेडी बहुत बोझ है। अब 28वीं तरमीम का भी बड़ा शोर मचा हुआ है, 28वीं तरमीम को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 28वीं तरमीम का कोई मसौदा तो सामने आया नहीं है, सारा कुछ हेयर से पे चल रहा है। कुछ कह रहे हैं कि जी कुछ छोटे सूबे बनाने की बात हो रही है, कुछ कह रहे हैं जी NFC अवार्ड्स को सिरे से ख़त्म करने की आवाज़ आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि जी शायद उसको रिव्यू करने की आवाज़ आ रही है, कुछ नए बनाने की आवाज़ है, कुछ डैम की है क्या नहीं है कुछ पता नहीं। सो उसकी मुखालफत या उसकी हिमायत जब तक नहीं की जा सकती जब तक उसका मसौदा सामने ना आए। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें पाकिस्तान के एक मसलों का एक बड़ा मसला ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, सूबे बहुत बड़े हैं। अगर सूबे को डिवाइड नहीं करना चाहते तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लें, लेकिन कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे कि हम इसमें देखें ना, कराची खुद एक 3 करोड़ की आबादी का शहर है, पूरा इतना बड़ा सिंध है, और वो कहाँ वो पहुँच सकते हैं। और वैसे तो वो कहीं भी नहीं पहुँचना चाहते, वो तो सिर्फ जहाँ माल है उधर ही पहुँचते हैं, लेकिन वो किधर पहुँच सकते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं। तो ये खाली हर चीज़ को एक लेबल लगा देना कि जी ये गद्दार है, वो गद्दारी की बात होगी, कोई गद्दार नहीं है, सब इस मुल्क के खैर ख्वाह, सब अपनी अपनी राय देने का हक रखते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है कि जो हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं जिससे हम समझते हैं कि हल निकल सकता है तो वो निकलना चाहिए, क्योंकि अब थक गए हैं लोग। अब आप देखें पूरा पाकिस्तान आप देख लें और सिंध एक तरफ देख लें आप, और कभी हमें बताते हैं कि सिंध पेरिस बन गया, कभी बताते हैं कि ये जिनेवा बन गया, कभी क्या बन जाता है, कभी जर्मनी से लोग इलाज कराने आ रहे होते हैं। मुझे तो कोई चीज़ ऐसी नजर नहीं आती। ये जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हैं इतनी ख़राब है कराची के अंदर। जी, ये ऑपोजिशन का काम होता है हाईलाइट करना। आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन में जो तकसीम है और ऑपोजिशन कहाँ पे नाकाम हुई है इन चीज़ों को हाईलाइट करने में और हुकूमत पर दबाव डालने में? अलमिया ये है जी कि ऑपोजिशन है ही नहीं सिरे से, देयर इज़ नो ऑपोजिशन। किधर है ऑपोजिशन? बटी हुई टुकड़ों में तितर बितर हुई है। ये तो हम बात कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान से भी हमारी 2 घंटे की मीटिंग हुई, आज पीर पगाड़ा साहब से भी मीटिंग हुई, और कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये बात रखी कि ऑपोजिशन को इकट्ठा होकर बैठ के कोई एजेंडा बनाना चाहिए पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड का, कोई सलूशन देना चाहिए कि कैसे हम इसको करेंगे। देखिए नारेबाजी और उल्लड़बाजी बहुत होगी, अभी हमारे पास कोई वे फॉरवर्ड का सलूशन है। जिससे बात करो वो ये बताता है जी ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। ठीक, हम समझ रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेइंतहा इजाफा किया हुकूमत ने, जो पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। इन्होंने बेरोज़गारी में इजाफा किया, इन्होंने कर्ज़े इतने लिए जो पिछले आज तक किसी वज़ीर आज़म ने इतने कर्ज़े नहीं लिए जो इस दौर में इन्होंने ले लिए, तो उतारेगा कौन? सो लिहाजा हमें एक वे फॉरवर्ड ब्लेम गेम ख़त्म करके एक वे फॉरवर्ड निकालना है। उस वे फॉरवर्ड के लिए तमाम अपोजिशन को साथ बैठना है।